माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर आज आ गई हूँ आपके लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सीरीज के साथ। इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के सारे डिटेल कंसेप्ट समझाऊंगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट ये आपके लिए थोड़ा सा न्यू है, तो आज मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। सबसे पहले समझेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप जो बॉन्ड्स पढ़ते थे, आप पढ़ते थे क्लास 10 तक। क्लास 10 तक आपको सिर्फ दो टाइप ऑफ बॉन्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। आपने पढ़े थे कोवेलेंट बॉन्ड एंड आपने पढ़े थे आयनिक बॉन्ड्स। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कोवेलेंट, आयनिक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं बात करती हूँ कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको HCl का फॉर्मेशन करना है, तो HCl कैसे बनता है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, उसी बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। आप कहोगे मैम इसके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहर वाले शेल में क्लोरीन को देखो, NaCl जो है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, नॉट 18। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं, तो इसके बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप चाहते हैं कि इसके ऑक्टेट दोनों के कंप्लीट हो, तो क्या होता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है क्लोरीन को, तो यहाँ से सोडियम प्लस बन जाता है और Cl माइनस बन जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, आपका कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। बट अगर मैं बात करती हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, बट इट इज डोनेटेड बाय ओनली वन एटम। कोवेलेंट में क्या होता था, कोवेलेंट में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती थी। लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करोगे, फॉर एग्जांपल आपने अमोनिया लिया, अमोनिया के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। फिर आपने BH3 लिया, अब BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है और उसके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स ये इसको देगा इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, तो दैट मींस यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, बट डोनेशन क्या हुआ है, सिर्फ एक एटम से हुआ है। जब डोनेशन सिर्फ एक एटम करता है, दोनों एटम्स नहीं करते और वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रहते हैं, ऐसे बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। आई होप आपको मीनिंग समझ में आया होगा। जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब समझे होंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। मैम दो एटम्स के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, बट एक्चुअली में देता कौन है, सिर्फ एक एटम देता है इलेक्ट्रॉन्स को। अब देखो, जब आप इस चैप्टर को प्रोसीड करोगे तो आप बहुत सारे कंसेप्ट्स को समझेंगे, पर अगर आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी आती, तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आज मैं आपको थोड़ा सा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया दे रही हूँ। देखो, ये मैंने आपको, ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है और सबसे पहले मैंने आपकी लिखी है 3D सीरीज। देखो 3D सीरीज आपको पता है कौन से एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होती है, मैम एटॉमिक नंबर 21 से एटॉमिक नंबर 30 तक आपकी 3D सीरीज जाती है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसकी कंडेंस फॉर्म में, तो आप क्या लिख सकते हो, मैम आर्गन हम लिख सकते हैं। आर्गन रिप्रेजेंट करता है 18 इलेक्ट्रॉन्स को, उसके बाद आपका 4s आता है एंड 3d आता है। देखो 18 इलेक्ट्रॉन्स आप आर्गन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर चुके हो, रेस्ट आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स s में गए, 20 हो गए, बचा कितना आपका इलेक्ट्रॉन 1। तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, आर्गन 4s2 3d 1। और धीरे धीरे करके जब आप 21 to 30 जाएंगे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन हर किसी डी शेल में क्या होता जाएगा, ऐड ऑन होता जाएगा। तो यहाँ पे सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हो जाएंगी। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं टाइटेनियम के, तो ये क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा क्रोमियम की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपकी 4s2 3d4 होनी चाहिए थी, बट एक्चुअली में
देखो अगर मैं बात करती हूँ आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की, तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए थी, आर्गन 4s2 3d4, पर एक्चुअली में exactly half fill configurations and fully fill configurations are extremely stable. अगर वो स्टेबल होती है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाता है, जंप हो जाता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, आर्गन 4s1 3d5। तो एक्चुअली में कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। अब आपको ना इसके में एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन तो आनी ही चाहिए, एज वेल एज इनके आयंस की कॉन्फ़िगरेशन भी आनी चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं आप मुझे कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, वेनेडियम 2+ की कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे या फिर स्कैंडिनियम 2+ की कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, तो अगर कॉन्फ़िगरेशन आपको बतानी है तो देखो जब भी आपका एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तभी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, दैट मींस यू हैव टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो अगर आपको वेनेडियम 2+ बनाना है तो आप किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, आप कहोगे कुछ बच्चे आंख बंद करके डी से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और वो गलत हो जाएगा। हम डी से कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकालते, हम बाहर वाले शेल में आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल क्या होता है आपका 4s, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन 3d3। तो दिस विल बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेनेडियम। ऐसे ही स्कैंडिनियम की 2+, अगर मैं इन सबके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की कॉन्फ़िगरेशंस लिखती हूँ तो ये हो जाएगी मेरे पास 3d1, दिस इज 3d2, देन 3d3, 3d4, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9 एंड 3d10। तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4+2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स मैंने आपको बताई है। सिमिलरली आप 4d सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। आज आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे 21 to 30 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आगे वाले चैप्टर में ये बहुत मैंडेटरी है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी ही चाहिए। प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक एक्चुअली में आपको ना ओरिजिन पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मैंने आपको समझा दिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक अलग टाइप ऑफ बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसका मैंने आपको मतलब भी समझाया, बट आपको पता तो होना चाहिए नहीं एक्चुअली में कंपाउंड किस टाइप का है। तो एक्चुअली में हमारे पास जो सब्सटेंस होते हैं, हमारे पास एडिशन कंपाउंड्स होते हैं। अब तुम कहोगे मैम एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखो एडिशन कंपाउंड्स होते हैं अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा स्टेबल सॉल्ट्स का मिक्सचर होता है। एडिशन सॉल्ट्स आर मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 स्टेबल सॉल्ट्स। जब भी आप 2 या 2 से ज्यादा स्टेबल सॉल्ट्स को मिक्स करते हो तो वहां से आपके कुछ कंपाउंड्स बनते हैं, उन कंपाउंड्स को हमने नेम दिया गया है एडिशन कंपाउंड्स। अब एडिशन कंपाउंड्स की ही कैटेगरी होती है आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पर एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो आपसे कभी-कभी एडिशन कंपाउंड्स की दूसरी कैटेगरी दैट इज डबल सॉल्ट, उसमें भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैं आपको यहाँ पे डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बीच में पहले डिफरेंस बता देती हूँ। देखो ये दोनों ही आपके एडिशन कंपाउंड्स है, पर दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। अगर हम बात करते हैं आपके डबल सॉल्ट की और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, देखो मैंने बोला 2 सॉल्ट्स मिलके आपका क्या बना रहे हैं, एडिशन कंपाउंड बना रहे हैं, और आपने वो 2 सॉल्ट लिए पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, यहाँ से आपका डबल सॉल्ट बनता है। देखो एक्चुअली में आपको पता है कभी भी सॉल्ट होता है, सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व करके आयंस देता है। अगर आप पोटेशियम सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये आयंस के अंदर ब्रेक डाउन होगा, तो यहां से आपको पोटेशियम प्लस सल्फेट माइनस, एल्यूमिनियम सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एल्यूमिनियम 3+ एंड सल्फेट माइनस मिलेगा। अब जो आयंस आपको मिले हैं, अब मैं बोलूं कि यहाँ पे क्या होगा, इनका एक्वा सॉल्यूशन एल्यूमिनियम 3+ का टेस्ट पॉजिटिव देगा, मैं बोलती हूँ सल्फेट 2+ का टेस्ट क्या देगा, पॉजिटिव देगा। अब जैसे ही ये डबल सॉल्ट बनाते हैं तो इनका डबल सॉल्ट बनता है आपके पास पोटेशियम सल्फेट डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2, दिस इज पोटैश एलम। इनका जो डबल सॉल्ट बनता है वो क्या बनता है आपका, पोटैश एलम बनता है। पोटैश एलम एक डबल सॉल्ट है। अब देखो डबल सॉल्ट जब भी बन जाते हैं और आप डबल सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व कराते हो तो ये वापस सारे जो आपके डबल सॉल्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस प्रेजेंट होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं। मतलब आपको यहाँ पे पोटेशियम आयन भी मिलेगा, आपको एल्यूमिनियम आयन भी मिलेगा और आपको सल्फेट आयन भी फॉर्मेशन होगी। तो आप कहोगे मैम डबल सॉल्ट के केस में क्या होता है,
डबल सॉल्ट के केस में होता है मैम, एक्चुअली में वो पहले भी अपने आयंस के टेस्ट पॉजिटिव दे रहे थे और अब भी अपने आयंस के टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। तो जिन भी सॉल्ट से डबल सॉल्ट मिला है या बना है वो अपनी प्रॉपर्टीज सेम रखते हैं, रिटेन रखते हैं, बट डबल सॉल्ट को जैसे ही पानी में डिसॉल्व करते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो आप डबल सॉल्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हो, ये एडिशन कंपाउंड्स होते हैं जिसमें जो आपके सिंपल सॉल्ट्स है वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। यहाँ पे पहले भी एल्यूमिनियम का टेस्ट पॉजिटिव दे रहा था, अब डबल सॉल्ट के अंदर भी ये एल्यूमिनियम का टेस्ट क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। पर डबल सॉल्ट को जैसे ही आपने पानी में डिसॉल्व किया वो आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो गया। अगर वो आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो गया दैट मींस उसने अपनी आयंस की प्रॉपर्टीज को क्या किया है, शो किया है, और डबल सॉल्ट ने अपनी आइडेंटिटी को लूज किया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, KCl एंड MgCl2। ये आपके दोनों ही स्टेबल सॉल्ट्स हैं, ये आपस में कंबाइन करके एडिशन सॉल्ट बनाएंगे और कौन सा सॉल्ट बनाएंगे, डबल सॉल्ट। यहां से आपका कैडनेलाइट बनता है, KCl.MgCl2.6-2H2O। There is a formation of double salt called कैडनेलाइट। यहाँ से आपका कैडनेलाइट का फॉर्मेशन होता है, ये भी एक डबल सॉल्ट है। आपको क्वेश्चंस में ऑप्शंस दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट, तो आपको एग्जांपल पता होना चाहिए। लास्ट आपका है मोहो सॉल्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके प्रैक्टिकल्स में भी यहाँ की हम टाइट्रेशंस कराते हैं। मोहो सॉल्ट क्या होता है, जब फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट दो स्टेबल सॉल्ट्स की एडिशन होती है तो यहाँ से आपका डबल सॉल्ट बनता है, फेरस सल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2। दिस विल गिव यू अ कंपाउंड कॉल्ड मोहो सॉल्ट। ये आपको क्या देता है, मोहो सॉल्ट देता है, और ये भी आपका डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। डबल सॉल्ट है तो आप कहोगे कि मैम सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे, पर डबल सॉल्ट को जैसे ही वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे वो आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। आगे प्रोसीड करते हैं, अब डिफरेंस समझते हैं। आपने डबल सॉल्ट समझा, अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है एडिशन सॉल्ट की, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, जो आपके ओरिजिनल सॉल्ट्स होते हैं, स्टेबल सॉल्ट्स होते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, और आप कहोगे कि जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक स्टेबल सॉल्ट था कॉपर सल्फेट, उसकी रिएक्शन आपने अमोनिया के साथ कराई, आपने इन दोनों को मिक्स किया, यहां से आपको क्या मिलता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मिलता है वो क्या मिलता है, कॉपर NH3,4SO4। अब देखो, जैसे ही आप इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कराओगे, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है वो एज इट इज रहेंगी, वो आपके आयंस के अंदर ब्रेक डाउन नहीं होंगी। तो आप क्या कहोगे, जो ब्रैकेट होता है, अभी मैं आपको बताऊंगी, जो ये ब्रैकेट होता है इसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये क्या होता है आपका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर की अंदर वाली चीजें कभी भी एक्वस मीडियम से इंपैक्ट नहीं होती, वो डिसोसिएट नहीं करती आपके एक्वस मीडियम में। तो आप कहोगे मैम इनिशियली तो ये कॉपर 2+ का टेस्ट पॉजिटिव दे रहा था, पर जैसे ही ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना तो इसने कॉपर 2+ का टेस्ट पॉजिटिव नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यहां से आपको कॉपर 2+ आयंस नहीं मिले। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कभी भी एक्वस मीडियम में डिसोसिएट करके कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता। तो आप कहोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता, पर जो आपका ओरिजिनल सॉल्ट था कॉपर सल्फेट, अब उसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। इनिशियली आपके पास Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अगर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ये Fe2+ की टेस्ट को पॉजिटिव देगा, पर जैसे ही दोनों सॉल्ट्स की मैं एडिशन कराती हूँ मेरे पास फॉर्मेशन होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, K4FeCN6। जैसे ही आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना, अब सॉल्ट ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है। अगर आप इसका एक्वा सॉल्यूशन लेते हो, इट विल नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर Fe2+, क्योंकि आपको पता चल गया है मैम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है, जैसे ही आप वाटर के अंदर डिसॉल्व कराते हैं तो जो ब्रैकेट के बाहर वाली चीज है सिर्फ वही आयंस में जाती है,
जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है वो कभी भी आयंस के अंदर ब्रेकडाउन नहीं होगी। अगर ये आयंस के अंदर ब्रेकडाउन नहीं होगी तो आपको Fe2+ आयंस नहीं मिलेंगे और आपको कभी भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं मिलेगा। तो आप कहोगे मैम कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो अपनी आइडेंटिटी नहीं लूज कर रहा, पर लेकिन जो ओरिजिनल सॉल्ट था आपका कौन सा FeCN ट्वाइस, उसने अपनी आइडेंटिटी क्या कर दी, लूज कर दी। अब आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डबल सॉल्ट। तो ये दोनों ही आपके एडिशन कंपाउंड्स के एग्जांपल आते हैं और आपको 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड एडिशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डबल सॉल्ट्स एंड व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड्स। अब एक एग्जांपल के साथ कंप्लीट स्टडी करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क पे ट्राई करेंगे। अब स्टडी करते हैं एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेके कि क्या क्या टर्म्स आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की पता होनी चाहिए, क्योंकि हम पूरा चैप्टर स्टडी कर लेते हैं पर जो माइनर टर्म्स होती हैं वही कई बार आपको नहीं पता होती है। देखो आपने देखा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कुछ ऐसा दिखता है कि ब्रैकेट्स होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, उसके साइड में कुछ आपके आयंस होते हैं और उसके अंदर आपके कुछ मेटल आयन या फिर एग्जाम्पल आपके कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। बट अभी आपको नहीं पता कि ये चीजें क्या रिप्रेजेंट करती हैं। पहले एक टर्म आती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कॉम्प्लेक्स आयन। देखो आप क्या करो, सबसे पहले इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करा दो। जैसे ही आप वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व कराओगे, मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है वो कभी भी आयंस के अंदर ब्रेकडाउन नहीं होगी। तो आपको क्या मिलेगा, 4 पोटेशियम आयन प्लस FeCN 6 4 नेगेटिव, आपको ये दोनों आयंस मिले। अब देखो जो भी ब्रैकेट के अंदर वाला स्टफ है, जो भी ब्रैकेट के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होता है, उसको हम डिटरमाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर से। तो ये जो है मेरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, या फिर मैं कहूंगी दिस विल बी माय कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या फिर मैं क्या कहूंगी दिस विल बी माय कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन मेरा क्या हो जाएगा, FeCN 6 4 नेगेटिव। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर वाली जितनी भी स्पीसीज होंगी वो आपकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाती है। अच्छा, जो ब्रैकेट के बाहर वाली चीजें होती हैं, कोई भी मेटल हो गया, कोई भी आपका एनायन हो गया, जो आयंस के अंदर ब्रेकडाउन हो सकते हैं, वो आपका आयनाइजेशन स्फीयर होता है, या फिर मैं उसको कहूंगी काउंटर आयन। तो पोटेशियम प्लस क्या हो गए, आपके काउंटर आयंस हो गए। अब आगे चलते हैं सेंट्रल मेटल। देखो जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, मैंने एग्जांपल दिया था आपको NH3 एंड BF3 का। NH3 के पास लोन पेयर होता है, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन अपना वैकेंट ऑर्बिटल देता है बोरोन को। तो हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है। वैसे ही जो आपका मेटल होता है वो हमेशा एक्सेप्टर होता है। तो यहाँ पे मेटल क्या है आपका Fe, तो सेंट्रल मेटल क्या है आपका Fe। लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स वो एंटिटीज हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती हैं। अब आपको पता है साइनाइड जो होता है वो Cn- होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं मेटल को, दैट मींस ये क्या है आपके लिगेंड्स। तो लिगेंड्स क्या है यहाँ पे, साइनाइड। नेक्स्ट आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली में नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट्स को बताता है। देखो अगर आपका Fe है, उसको कितनी डोनर साइट्स से आपको एटम जो है, कितनी डोनर साइट से उसको इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं, वो कौन बताता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। इस एग्जांपल में देखो साइनाइड, कितने साइनाइड है आपके, 6 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां पर आपके 6 डोनर साइट्स हैं, दैट मींस इसको 6 एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर क्या मिल रहे हैं, डोनेट किए जा रहे हैं। दैट मींस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। और ऑक्सीडेशन नंबर होता है जिस भी ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल प्रेजेंट होता है। देखो हम ये क्लास 11th में रिडॉक्स चैप्टर में पढ़ा था। देखो जिसका हमें नहीं पता होता उसको हम X मान लेते हैं। और पोटेशियम का 1 होता है,
4 पोटेशियम है तो 4 होंगे प्लस साइनाइड पे ऊपर चार्ज -1 होता है, जितना चार्ज उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो 6 साइनाइड का कितना होगा 6 इंटू में -1। और कोई भी स्पीसीज आपकी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो आप इसको न्यूट्रल करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू प्लस 2। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया आपका Fe हो गया। तो ये एक कंप्लीट ओवरव्यू था आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किस कंपाउंड्स की कैटेगरी है, दीज आर द कैटेगरी ऑफ एडिशन कंपाउंड्स, और किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंट टर्म्स होती हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो ये लिगेंड्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, और भी बहुत सारी टर्म्स को हम क्लासिफाई करते हैं, फिर हम इनकी बॉन्डिंग थ्योरीज के ऊपर प्रोसीड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।